मैं उस परसेप्शन पे नहीं जा रहा। मैं देखिए, फिर मैंने कहा सरकार क्या करती है वो अपनी जगह है, आप सरकारों को नहीं, बस दोनों में अलग है। मैं इंटेलेक्चुअल बात कर रहा हूं। अगर कोई भी आदमी इस्लाम पे बात करता है तो विदाउट नोइंग द कुरान इफ ही इज टॉकिंग ही इज नॉनसेंस। आईपी प्रेजेंट्स लेट्स टॉक भारत में आपका स्वागत है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, जब आप कहते हैं कि सूरज को हाथ जोड़ना चाहिए तो आपको बच्चे पूछते हैं क्या ये आप दकियानूसी कंजर्वेटिव बात कर रहे हैं एंड वर्ल्ड बहुत आगे बढ़ गया। तो भाई मेरे वर्ल्ड आगे बढ़ गया है, लेकिन सूरज अभी भी पूरब से ही निकल रहा है। जिन कागजों पे धूल लग गई है, जिन किताबों को हमने छुआ नहीं है, उनसे धूल हटाने और उन्हें छूने की जरूरत है। कि सत्ता के बदलाव से देश तो बदल सकता है, राष्ट्र नहीं बदलता। वह सड़क बनती बिगड़ती रहेगी, राष्ट्र हमेशा एक रहता है। भारत कई बार टूटा है, देश टूटते हैं, राष्ट्र नहीं टूटा है। नियम शक्ल देख के, टोपी देख के, अंगोछा देख के, गमछा देख के नहीं होने वाला। भाई आरएसएस और बीजेपी के बारे में आप यहाँ कहते हैं फ्रांस में क्या हुआ था, और ये चिट्ठी की कॉपी है। नमस्कार। आईपी प्रेजेंट्स लेट्स टॉक भारत में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ जिन्हें हम अक्सर सुना करते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं और इंस्पिरेशन लेते हैं, पुष्पेंद्र भाई साहब हमारे साथ हैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी। और आज हम उनसे चर्चा करेंगे स्वर्णिम भारत से लेकर के और विकसित भारत के जो बनने का जो लक्ष्य रखा गया है, इसमें हम आज किस स्थिति में हैं और क्या करना बाकी है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे हीरो मेरे घर आए हैं। क्या है, प्लेजर सर। तो हमने ये लेट्स टॉक भारत एक ऐसा मंच बनाया है जहां हम चर्चा करें आने वाली जनरेशन्स को जो संस्कार, विचार, व्यवहार, संस्कृति, इससे अवगत कराना है। क्योंकि बीच में एक समय आया जब डिस्कनेक्ट हुआ है और यूथ चाहे तो कई विषयों से भटका है और अब हमें उस तरफ बढ़ना है। तो आपके जो जिस मंच पर आप बोलते हैं, हम आपको सुनते हैं, उसमें आप क्या देखते हैं कि 2047 का जो टारगेट है, इसके लिए जो नींव पड़नी है, जो आज अमृतकाल की बात हो रही है, इसमें क्या क्या हो चुका और क्या होना बाकी है? देखिए, विषय जो आपने उठाया है ये बड़ा गंभीर विषय है और ये विषय भारत की राजनीति में, भारत के मीडिया में ये कभी डिस्कोर्स नहीं बन पा रहा। मेरा जो फोकस है कि जब तक आप जो ओरिजिनल सोर्स है, जो आपकी रूट्स हैं जी, जब तक आप उनको नहीं पहचानेंगे, उसको सही पर्सपेक्टिव में नहीं समझेंगे, तब तक आप जो भी नींव, जो भी बिल्डिंग बनाएंगे वो बहुत दिन तक नहीं चलेगी। जी, आपने अपनी बातचीत में कहा कि उस भारत को जिसको हम सब देखते हैं, जिस भारत के को शायद हम जीते हैं, हमारे सपनों में है, लेकिन जिसमें रहते हैं वो कुछ और है। और उसमें कोई नया भारत बनाने की जो बात हो रही है कि हम नया भारत कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, मैं आज भी ये मानता हूँ कि हमको कुछ नया नहीं करना है। जी, जिन कागज़ों पे धूल लग गई है, जिन किताबों को हमने छुआ नहीं है, उनसे धूल हटाने और उन्हें छूने की ज़रूरत है। पहले तो ये बोध हो कि हम भारत जिसकी चर्चा हम करते हैं, यानी ख़ासतौर से हमारे यहाँ एक ऐसा, जिसे कह सकते हैं कि ऐसा दौर आ गया है कि हम ये मानने लगे हैं कि सत्ता को ही सब कुछ करना है। यस, कि सत्ता का बदलाव ही सब कुछ है। जबकि सच ये है कि सत्ता के बदलाव से देश तो बदल सकता है, राष्ट्र नहीं बदलता। वाह। कि जैसे उसमें देखिए, हम लोग अपनी बातचीत में कहते हैं
देश देश देश, देश की क्या परिभाषा है? देश एक भूमि का टुकड़ा है, ज्योग्राफिकल थॉट प्रोसेस, उसकी एक बाउंड्री है, उसकी एक बाउंड्री है। उस बाउंड्री के अंदर उस देश को चलाने के लिए सत्ता का होना जरूरी है। उसके बाद संसद है, उसके बाद जुडिशरी है, और पुलिस है, और फौज है। ये सारे के सारे अंग देश के अंग हैं। इस भूमि के टुकड़े को सुरक्षित रखने के लिए सेना है। सेना सरकार से तनख्वाह लेती है, पुलिस है वो तनख्वाह लेती है, जुडिशरी है वो तनख्वाह लेती है, खुद आपके संसद में बैठने वाले लोग हैं वो भी आपके टैक्स से पैसे से तनख्वाह लेते हैं। तो यानी देश के जितने भी अंग हैं वो पेड हैं। और देश के जितने भी अंग हैं वो चाहे संविधान अच्छा है या बुरा है या कमी है, उसी से गवर्न होना है। राइट? तो जब हम देश में सत्ताएं बदलते हैं तो इस गलतफहमी में आ जाते हैं हम कि देश में जो सत्ता बदली है ये अब हमें हमारे पुराने भारत को स्थापित करेगी। यही भूल है सबसे बड़ी। मेरा मानना यह है। मैं एक अलग, इसलिए सत्ताएं समय समय पे आई। सत्ताओं में उनके अपने स्वार्थ, अपनी राजनीति का स्वार्थ, और उस समय और उस परिस्थिति में क्या उनको अच्छा लगा, ऐसा मानता हूं मैं, उन्होंने उसमें बदलाव कर दिया, अमेंडमेंट हो गया, ये हो गया, ये हो गया। दूसरा एक बहुत बड़ा भारतीय सनातनी हिंदू समाज में एक बड़ी गलतफहमी है कि वो समझते हैं कि हमारे यहाँ एक दौर था भाई साहब जब आदमी की आर्थिक स्थिति से उसका ज्ञान तय नहीं होता था। बिल्कुल। आदमी के पद से ज्ञान नहीं तय होता था। हमने ये देखा कि उस इतिहास को आप पढ़ें तो जो जितना गरीब हुआ करता था, जिसके पास कोई पद नहीं होता था, उसका ज्ञान को लोग, बड़े से बड़े लोग उसको पूजते थे। अब पिछले कम से कम हम इस 70 साल की, हमारा तो जीवन कोई इतना लंबा नहीं है, इस 70-75 साल की यात्रा में देखें, अब लोग पद से ज्ञान को समझने लगे हैं कि ये बड़े पद पे हैं, उन्होंने ये बात कही है। तो पद प्राप्त करना एक अलग बात है और ज्ञान प्राप्त करना एक अलग बात है। बिल्कुल ठीक बात। तो ये जो कंफ्यूजन है, इस वजह से हमको आज भी बहुत 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 ऐसे के लिए बहुत ही माइक्रोस्कोपिक डॉट अगर कोई चीज होती, इतना सा बदलाव दिखता है और पूरा समाज ये समझ के बैठा हुआ है कि ये ही सब कुछ करेगा भाई, और ये करेगा, बस हमें उतना ही करना है। यानी मैं अगर ये कहूं कि हम उस इतिहास को, आचार्य चाणक्य के दौर को देखें अगर, तो आचार्य चाणक्य ने सत्ता नहीं प्राप्त की, सत्ता का बदलाव किया। यानी आचार्य चाणक्य वहां समाज के और राष्ट्र के प्रतिनिधि थे, सत्ताओं के नहीं थे। तो समाज से जब कोई खड़ा होगा बिना किसी लालच के, तब सत्ताओं को हिलाएगा। तो राष्ट्र वो है जिसे समाज चलाता है। जी। हमारे समाज में कब पूजा होगी, कौन सी पूजा होगी, किस मंदिर का क्या महत्व है आज के, ये राष्ट्र तय करेगा। और राष्ट्र बड़ा होता है, राष्ट्र अनंत होता है, देश टूटते रहते हैं, भारत भी कई बार टूटा है, लेकिन राष्ट्र नहीं टूटा। आज भी हिंगला माता जो बलूचिस्तान में है वहां दिया जलता है, आज भी शारदा माता पाकिस्तान में है, दिया जलता है। मेरी आस्था जिंदा है, मैं फिजिकली नहीं हूं तो भी चलता है। तो इसका मतलब राष्ट्र की भावना है, राष्ट्र का व्यक्तित्व है। राष्ट्र का व्यक्तित्व है। तो क्योंकि बदलाव हुआ है 2014 के बाद, एक नई सरकार आई है, उन्होंने अलग तरीके से सोचना शुरू किया है, राष्ट्रवादी सोच कहा जाता है। तो क्या आपको वहाँ बदलाव दिखाई देता है? नहीं, मैंने कहा कि इस वक्त जो 14 के बाद से जो लोग समझते हैं, एक तो सरकार को इस टैग में दे देना कि ये राष्ट्रवादी है, ये ठीक नहीं है। ओके। सरकार है, और हम जब इस तरीके के टैग दे देते हैं तो हमारी दृष्टि उन तरफ नहीं जाती जहां हमें सवाल खड़े करने चाहिए। ठीक। इसलिए मैं ये मानता हूं, ठीक है, कोई सेकुलर था, कोई वामपंथी था, कोई समाजवादी था, तो इनके ऊपर टैग है कि हम राष्ट्रवादी हैं। मैं अभी भी ये मानता हूं, मंदिर का निर्माण एक अलग प्रक्रिया है। मंदिर तो जब सरकारें नहीं थी, जब अंग्रेज भी यहां थे, जब मुगल भी यहां थे, तब भी मंदिर थे। सोमनाथ तो तब भी था, बना भी, बार बार बना भी, बिगड़ा भी। लेकिन सोमनाथ के मंदिर के जीर्णोद्धार किसी सरकार ने किया? मंदिर पर वही मौजूद है।
लेकिन आज हम जिन मंदिरों को सरकार के द्वारा बनवाने की बात कर रहे हैं, मेरा थोड़ा सा इसमें डिसेंट है। वैसे भी तो सरकार का पार्टिसिपेशन इसमें कुछ होगा, जरूर होगा, लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट का मैटर है ना। वही कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी तो देश का ही अंग है ना। यस। सुप्रीम कोर्ट एक सरकार, देश का अंग है, जो पेड है, उसके माध्यम से एक फैसला हुआ है, अब उसको चलाया जा रहा है। मेरा कहना यह है कि जो मंदिर संस्कृति को, उन आस्थाओं को मानने वालों में ये पुरुषार्थ क्यों नहीं है कि ये मंदिर जो सोमनाथ के थे, जो मथुरा का था, जो काशी का था, ऐसे कोई 42,000 मंदिर हैं। जब उस वक्त आक्रांताओं ने आके तोड़े तो समाज क्या कर रहा था? वो तो समाज को रिप्रेजेंट करता है ना। सरकार आके, सरकार नहीं बनाएगी मंदिर, ये सरकार का काम नहीं है। और जब समाज लालची, कायर हो जाता है तो उसका परिणाम ये होता है कि देश का एक अंग जो मेरे टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेता है, वो जज साहब जो लॉ की पढ़ाई करके गए हैं, जिनको उन विषयों पर बोलना चाहिए जिन विषयों की उनको जानकारी है, लेकिन वो जज राष्ट्र कमजोर होने से, और राष्ट्र की इकाई में जो हमारे यहाँ सनातनी हिंदू समाज में जो सर्वोच्च पद है वो शंकराचार्य का है। अब उसमें कमी आई, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन एक सर्वोच्च पद है कि भाई शंकराचार्य है, अगर कोई विवाद होगा तो शंकराचार्य आखिरी होगा। लेकिन जब राष्ट्र लालची होता है और सरकारें अपने एजेंडे पे काम करती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का जज ये फैसला कैसे दे सकता है कि शबरीमला में जेंडर जस्टिस होना चाहिए? Who the hell you are? This is but not your job. बिल्कुल। तुम्हारा क्राइम से लेकर के, सरकारों से लेकर, पार्लियामेंट ठीक चली, यहां तक समझ में आता है, लेकिन तुम अब भारतीय सनातनी हिंदू समाज की भावनाओं को भी तुम बताओगे कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, और फिर तुम उसमें ईमानदार नहीं हो। तुम अगर निष्पक्ष हो और एक इंस्टीट्यूशन चला रहे हो और सुप्रीम कोर्ट है, तो अगर भारत के सनातनी हिंदुओं में एक किसी मंदिर पे विवाद है तो ये विवाद का निराकरण हमारा शंकराचार्य करेगा, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं करेगा। तो ऐसा हुआ क्यों नहीं फिर? मैंने वही तो कहा कि हमने पिछले 70-80 सालों में इसको कटलाइन लेता हूं, कटलाइन लेता हूं, इसमें हमने सरकारों को मजबूत किया, समाज को नहीं मजबूत किया। समाज की उस सोई हुई जो सामूहिक शक्ति थी उसको सप्रेस कर दिया। क्या किया हमने कि एक संविधान 1950 में देश के तमाम बड़े लोगों ने बनाया, उसमें अंबेडकर जी का नाम आता है। अंबेडकर जी न तो कॉन्स्टिट्यूशन जो कमेटी थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो नंबर 2 थे वो सिन्हा साहब थे। अंबेडकर कई कमेटियों में से एक ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो जब संविधान बन रहा था हमारा, तो संविधान बनने वक्त तो सारी चीजें तय हो गई थी। तो उस संविधान को जिसको 1950 में अंबेडकर ने बनाया और पार्लियामेंट के अंदर ये बहस हुई कि भाई इसमें सेकुलर शब्द होना चाहिए कि भारत सेकुलर है, तो उसमें नेहरू जी, उसमें अंबेडकर जी, उसमें पटेल साहब, उसमें नेहरू, इन सब ने सेकुलर शब्द का विरोध किया। और उसमें जो सबसे अच्छी व्याख्या की जो मुझे लगता है वो अंबेडकर ने की। अंबेडकर ने कहा कि भारत अनादिकाल से एक ऐसा देश रहा है जहां अनेक मत के लोग आए, यहाँ रहे, बसे, उन्होंने अपनी पूजा पद्धति की, लेकिन किसी ने भी आज तक उनकी पूजा पद्धति के कारण उनको मारा नहीं, उनकी किताब नहीं जलाई। इवन इस देश में, दुनिया में पारसीज ने जो कंट्रीब्यूशन किया है, बड़े बड़े साइंटिस्ट उनके हैं, बड़े बड़े उनके, जहां भी आप नाम लेंगे आपको पारसी मिलेगा। भारत में आज 35,000 पारसी रहते हैं। लेकिन संविधान 1950 में सेकुलर नहीं होना चाहिए, इस पे डिबेट में उन्होंने कहा कि भारत की मिट्टी और भारत के सनातनी के खून में सेकुलरिज्म है। ये जो सेकुलरिज्म की परिकल्पना यूरोप से आई है, ये बहुत बात की कल्पना है, और इसलिए भारत के संविधान को सेकुलर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसी पार्टी ने जो बार बार इसका चिल्ला के कहती थी, 1950 के संविधान को आपने 1976 में रात के अंधेरे में इमरजेंसी लगा करके 42वें संशोधन को किया और पार्लियामेंट में पास नहीं किया। और भारत के प्रियम्बल, यानी प्रियम्बल को हमेशा ये माना जाता है भाई साहब कि वो अक्षुण्ण होता है, उसमें बदलाव नहीं हो सकता। संविधान में आप रोज बदलाओगे, आपने भारत के प्रियम्बल में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म शब्द डाला।
तो क्या हो गया कि कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में थी उसे 1950 से लेकर 76 तक मात्र 26 साल में संविधान कम्युनल हो गया और आपने उसे डाला। तो जब आप इन स्वार्थों के हिसाब से चीजों को चलाएंगे तो ये जो जिस तरफ आप ले जाना चाहते हैं कि 14 के बाद क्या बदलाव हुआ, 14 के बाद बदलाव ये हुआ कि एक प्राइम मिनिस्टर पार्टी से पहले देश ने तय करा उसे। जी बिल्कुल। और उस दबाव में मैं जिधर ले जाना चाहता हूं, अगर भारतीय सनातनी हिंदू समाज वो ये तय कर ले कि सत्ता पे वो बैठेगा जो इस राष्ट्र को बचाने के लिए जो भी चीजें हैं उनको अलग करेगा, तो एक आदमी का उसकी आप कहें कि साहब वो बहुत विद्वान आदमी था, ऐसा भी नहीं मानते, कि बहुत कोई फिलोसफर था वो भी नहीं मानते, लेकिन उनको लगा कि इन परिस्थितियों में यही आदमी शायद हमारे लिए कुछ कर सकता है, उसको आपने चुना। तो अब आप 800-900 साल का जो हमने खाया और पिया है, उसको एक आदमी चुनाव भी जीते और फिर कास्ट पॉलिटिक्स भी करें और पूरे देश में सुबह से शाम तक भूखे लोगों को खाना भी खिलाए, दूध में यूरिया मिलाने की भी कुछ लोगों को परमिशन दे। यानी सब कुछ के बाद लोग चाहते हैं कि 24 घंटे में, 48 घंटे में, 2 साल में देश बदल जाना चाहिए। देश जब बदलेगा जिस दिन सनातनी का चरित्र बदल जाएगा। बहुत सुंदर बात, बड़ी कमाल की बात है कि चरित्र निर्माण होना जरूरी है। तो एक बात हमें और आप बताइए कि ठीक है, चरित्र निर्माण होगा तो उसमें एजुकेशन भी आएगा, उसमें घर से भी संस्कार आएगा, उसमें सब तरीके से आएगा। और हम अक्सर सुनते भी हैं कि गुरुकुल सिस्टम था तो उस वक्त चरित्र पर ज़्यादा काम होता था, राष्ट्र निर्माण में जो लगे लोग थे वो उसी तरह की बातचीत किया करते थे, उसी तरह से सिखाया जाता था, संस्कार डेवलप किया जाता था। लेकिन ये तो हमें एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन हमें पढ़ाने का, तो सनातनी विचार को डेवलप करने का तो कोई अधिकार है नहीं। बिल्कुल। तो क्या बगैर उसके हो जाएगा या उसके लिए भी आप लोग कुछ कार्यवाही ऐसी कुछ कर रहे हैं? आर्टिकल 30 है। हाँ जी। अब सेकुलर हो गया है संविधान। आज संविधान के हिसाब से और इस संसद के हिसाब से भारत का सनातनी हिंदू 8वें दर्जे का नागरिक है। दोबारा बताइए ना। भारत के संविधान और भारत की संसद ने पिछले 70 सालों में भारत के सनातनी हिंदू को 8वें दर्जे का नागरिक बना दिया है। वी आर 8th क्लास सिटीजन इन दिस कंट्री। Hindus are 8th class citizen in this country, not by any party, by the parliament and by the constitution. Oh my goodness. ये 2nd class, 3rd class। और मैं आपको कोई चीज ऐसी नहीं कहूंगा आपसे कि आपको लगे कि मैंने कह दी है। आप मुझे बताइए, भारत सेकुलर है, एग्री? हम इसके लिखने से हम सेकुलर हुए? क्या इसके लिखने से पहले इस देश के अंदर कोई मेजॉरिटी माइनॉरिटी को मार रही थी क्या, या कोई पूछ रहा था? तब भी ऐसी था, आज भी ऐसे ही है। लेकिन जब आपने सेकुलर शब्द डाल दिया तो सेकुलर भारत अगर है, कहा सबको बराबर के अधिकार हैं, तो यह हो सकता था कि कोई इकोनॉमिकली पीछे छूट गया है तो उसके लिए प्रावधान हो सकता था। लेकिन आपने भारत के संविधान में एक पर्टिकुलर मजहब को प्रमोट किया। पूरे संविधान को पढ़ लें, संविधान में माइनॉरिटी शब्द है, मेजॉरिटी शब्द ही नहीं है। शब्द ही नहीं है। ये हम अक्सर आपके जब आर्टिकल 30 में आप जब ये कहते हैं कि मुसलमान को अपने स्कूल खोलने, अपने इदारे खोलने का, यानी माइनॉरिटीज में उसमें क्रिश्चियंस भी आ गई, उसमें बौद्ध भी आ गए, तो उसको अधिकार है। और साथ साथ उसी जगह जिसको सरकार फंड कर रही है, उस आर्टिकल 30 के तहत उस मदरसे में, उस कॉलेज के अंदर आपको अपनी मजहबी शिक्षा देने का अधिकार है। अगर मैं कल स्कूल खोल कर ही करूं तो मुझे अधिकार नहीं है। तो संविधान ने डिस्क्रिमिनेट किया, फिर संसद ने किया और सक्सेसिव सरकारों ने किया, और आज वो सर चढ़ के बोल रहा है। आप मुझे बताइए, भारत सेकुलर है, मेरी गिनती ज्यादा है, तो गिनती ज्यादा होने से यहां कोई भीड़ से तय हो रहा है क्या? अगर इस देश में 35,000 पारसी हैं, एक 1.5% यहां जैन हैं,
2.5% सिख हैं, बौद्ध हैं। ये टोटल 5 कम्युनिटी जो नीचे की हैं, इनकी टोटल परसेंटेज 6 है मिलाकर के। यस। यूएन के अंदर चार्टर 24 का शायद 0.3 या 0.2 है। वो ये कहता है कि टोटल पॉपुलेशन का 1.5 जो होगा वही माइनॉरिटी कहलाएगा, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस। लेकिन भारत के 2011 के सेंसस को अगर आप देखें तो टोटल पॉपुलेशन का 17% मुसलमान इस देश में माइनॉरिटी है। तो ये क्या दिखाई नहीं देता क्या? कहाँ मैं वही करूं सर, ये डिस्कोर्स में जिन लोगों को आना चाहिए, जो सुबह शाम भे प्रवचन, यहां दर्शन, यहां सरकार, वहां सर, हम तो बहुत छोटे से लोग हैं सर। हमारी तो ये कोशिश है कि लोग सच को जान जाएं। वो उनको पता ही नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है, और वो ये समझ रहे हैं क्या कहते कि हमें ऐसा रहना है। इसलिए वो जब आपने कहा ना, जब अभी हम लोग बात कर रहे थे, वो नैरेटिव बन गया है कि जब आप भारत की बात करते हैं, जब आप कहते हैं कि सूरज को हाथ जोड़ना चाहिए, तो आपको बच्चे पूछते हैं क्या ये आप दकियानूसी कंजर्वेटिव बात कर रहे हैं एंड वर्ल्ड बहुत आगे बढ़ गया है। तो भाई मेरे वर्ल्ड आगे बढ़ गया है, लेकिन सूरज अभी भी पूरब से ही निकल रहा है। यस। ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा जो बात आपने की, उसमें मैं कहना चाहता था कि वी एज एन एल्डर, हमको भी पता नहीं है, और हमको पता नहीं है तो हम उसको सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर रहे। उसको मैं अपनी बड़ी लोकल लैंग्वेज में कहता हूं कि जब आप बच्चे से बात करें और जब उससे कम्युनिकेट करें तो आप बहुत ज्ञानी हो सकते हैं, बड़ी आपने पीएचडी की होगी, वो छोड़ दीजिए। आपको उस बच्चे के लेवल पे आना है, और ये ध्यान रखें कि वो बच्चा मैगी खाता है, आपने सत्तू खाया है। अगर आपने सत्तू खाया है तो आप 90 साल तक जीवित हैं। उसने बेचारे ने 5 साल की उम्र से वो बेचारा मैगी खा रहा है। उसकी पेशेंस की क्षमता 2 मिनट है, सुनने की क्षमता 2 मिनट है। आप उसे 5 घंटे का प्रवचन देंगे, वो कहेंगे पापा गेट लॉस्ट। अगर उससे बात करनी है, उसके स्तर पे आइए और 2 मिनट की मैं उसे मैगी में सत्तू लपेट के दे दीजिए। सो वो खट से खा लेगा, और जब वो खा लेगा 3-4 बार तो कहेगा पापा सत्तू की वजह से मुझे भूख नहीं लगती, कुछ जान आई। तब लाइए आप उस बच्चे से जो बेचारा यूं खड़ा हुआ है माइकल जैक्सन के अंदाज में, आप उससे दें बड़े बड़े विचार। मैंने कम्युनिकेट करते हुए सोचा कि मैं इसको सबसे आसान भाषा में उसके स्तर पे जाके बताऊंगा। वो 10 बार कहेगा, मैं तब भी उसी के स्तर पे बताऊंगा। ये जो हमको हो गया कि नहीं हम ज्ञानी हैं, हमारी बात सुनो, ये नहीं हो सकता। ये काम हमने नहीं किया। और आज की जनरेशन को, आप सनातन तो बहुत दूर की बात है भाई साहब, सनातन क्या है, हमारे किस तरीके का जीवन शैली थी, हम ये क्यों करते थे गुरु भाई साहब। आप अभी तक यही नहीं बता पाए कि भारत के संविधान में 1957 में संसद में एक बहस हुई, और ये सब रिकॉर्ड पर है। उस बहस में उस वक्त भी ऐसे लोग थे जिसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लोग नहीं जानते। और ये कहा गया कि भारत का कैलेंडर ये इंग्लिश कैलेंडर क्यों होगा, भारत का कैलेंडर सखा संवत से होना चाहिए। बिल्कुल। अब जब ये कहा तो सडनली आप जानते हो, लेकिन उस वक्त गंभीर लोग थे, सीरियस लोग थे, और उन्होंने जब ये कहा तो नेहरू जी प्रेशर में आ गए। तो नेहरू जी ने कहा, जैसे आज की होता है ना कि जैसी सरकारें प्रेशर में आती हैं तो एक कमीशन बना देती हैं, उन्होंने कमेटी बना दी कि भाई इसकी कमेटी है। और इसमें अब जो शार्प लोग थे उस जमाने, अब उनको नहीं जानता कोई, ये दुर्भाग्य है कि जिन लोगों ने सनातन सभ्यता की उस सोच को उस दौर में, उस विपरीत परिस्थितियों में भी आगे रखा, हम उन्हें जानते ही नहीं। तो अगर हम नहीं जानते तो उन्हें बताने तो है। भाई ये पुष्पेन जी ने नहीं बता रहा, ये भारत की संसद में हुआ है, और संसद का पास किया हुआ कानून लागू क्यों नहीं, मेरा सवाल इतना ही है। वो किसके फेवर में, किसके फेवर में नहीं है। आप सोचिए कि इस पे बहस हुई 1952 में, और बाकायदा एक कमेटी बनाई गई। और आप देखिए उस ज़माने में उस कमेटी में कौन लोग थे, उसका नाम था कैलेंडर सुधार समिति। ये 1957 में 52 में बनी। उसमें डॉक्टर मेघनाथ साहा, प्रसिद्ध बहुत बड़े भौतिक विभाग के थे आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, उनको अध्यक्ष बनाया गया। और उसमें 6 सदस्य थे, प्रोफेसर E.C. बनर्जी वाइस चांसलर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, A.L. दफ्तरी ये नागपुर से थे, B.V. कलंदीकर ये संपादक थे केसरी पुणे के, गोरख प्रसाद जी हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से थे, R.V. वैस साहब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से थे, और एक N.C. लहरी थे जो पंचांग करता थे। इन सब लोगों ने, अब सोचिए कि अलग अलग थे, ये पार्लियामेंट में थे, इन्होंने कमेटी बनाई। सारा करने के बाद वो रिपोर्ट दे दी, और रिपोर्ट दे करके उन्होंने कैसे बताया कि कैसे भाई सका संवत जो है वो साइंस है।
बिल्कुल प्योर साइंस। प्योर साइंस है। वो कैलेंडर लोकसभा से राज्यसभा से पास हो गया। पास होने के बाद भारत की सरकारों ने उस कैलेंडर को छापा नहीं। अब आप पार्लियामेंट को झूठ बोल रहे हैं। हमको जब इसके बारे में पता चला तो हमारा तो एक ही नियम है, हमारे पास कोई ताकत नहीं, हम किसी पार्टी से लेटर बॉक्स लेकर नहीं जाते कि इसे कर दीजिए। हमने कहा कि हमारे पास एक मीडियम है जो हमारे दौर में आया, हम कॉन्शियस से हमारे दौर में आया कि सोशल मीडिया में आप अपनी बात को रखेंगे, किसी एडिटर से रिक्वेस्ट नहीं करानी कि आर्टिकल छाप दो, किसी को प्रेस रिलीज नहीं देनी, अपनी बात को फैक्ट के साथ रख दो। इस देश में करोड़ों लोग हैं, जिनको अच्छा लगेगा देख लेगा, जिसको नहीं अच्छा लगेगा देख लेगा। हमने अपनी बात रखी और उसके लिए एक छोटी सी मुहिम चलाई कि इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। और उसके बाद हम लड़ाई लड़े, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गए, रिजर्व बैंक के गवर्नर से मिले, उनको ये कागज़ दिया और कहा कि ये पार्लियामेंट का पास किया वो कागज़ है, ये लिखा हुआ है और ये डिटेल है। अगर भारत सरकार कैलेंडर छापती है, आप अंग्रेजी का कैलेंडर है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने बैंकों को ये आदेश दे कि भारत की संसद की अवमानना होगी रिजर्व बैंक को, अगर आपको नहीं पता तो ये इसमें आपका कसूर नहीं है, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया और एक नोटिफिकेशन निकाला जो किसी को पता नहीं है कि वो नोटिफिकेशन जारी कैसे हुआ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन निकाला 2015 में और कहा कि जितने भी रिजर्व बैंक के अंडर में आने वाले बैंक हैं, सब लोग सका संवत की तारीख लिखे हुए चेक को एक्सेप्ट करेंगे, अपने कंप्यूटर में बदल लीजिए। ये ऑर्डर हो गया। अब देखिए, ऑर्डर हो जाना और उसका प्रैक्टिस में आना, दोनों में फर्क होता है। ऑर्डर तो बहुत सारे हैं, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। तो उस वक्त उन्होंने ये ऑर्डर निकाला है, ये रिजर्व बैंक की तरफ का ऑर्डर था पूरा। अब हमने क्या किया, हमको लगा यार ये तो बात, इन्होंने ऑर्डर निकाल दिया, अच्छी बात है, तो एक चीज़ तो हो गई। तो पहले तो ये था कि जो कैलेंडर लगे उस पर लिखा हो सका संवत की डेट कैसे होगी। फिर दूसरा काम हमने क्या किया, वो एक वोडाफोन नाम की कंपनी है, दे ऑब्जेक्टेड इट, केस ठोंका उनके ऊपर। उन्होंने हाई कोर्ट में 7,000 रुपये भरे, हम केस जीत गए। सुप्रीम कोर्ट में 1 लाख रुपया भरा, हम केस जीत गए। उन्होंने कहा, उनसे लिखवा लिया कि सका संवत की डेट का कैलेंडर के हिसाब से हम चेक एक्सेप्ट करेंगे। तो देखिए, ये लड़ाई बहुत छोटी है, लेकिन बहुत आप जब आप सका संवत पे डालेंगे तो जिस बच्चे को नहीं पता ना बेचारे को, वो कुछ दिन के बाद पूछेगा कि ये पिताजी ये क्या है, व्हाट इज दिस। तब आप उसे बताएंगे कि हमारे ऋषि मुनि को नहीं पता था कि भाई वो साइंस नहीं जानता था, वो शब्द नहीं जानता था, लेकिन उसने हजारों साल पहले कहा कि सूरज को सुबह सुबह उठ के लोटा पानी चढ़ा देना है। या आज एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, उसने कभी ये बात नहीं कही, सिर्फ इतनी बात कही कि एक पेड़ है पूरे ब्रह्मांड में, उसको प्रोटेक्ट करना। वो वर्ड प्रोटेक्ट नहीं कह सकता था, वो एनवायरमेंट नहीं कह सकता था, उसने आपकी आस्था से जोड़ के कहा इस पेड़ की पूजा करना। और हम जिसकी पूजा करते हैं उसे साफ सुथरा रखते हैं, उसको पवित्र बना के रखते हैं। आज जाके लोग समझ में आए कि पीपल की पूजा सनातनी क्यों करता है। पूजा करने का मतलब था कि तुम उसको प्रोटेक्ट करो और उसको पानी मिले, क्योंकि यही एकमात्र पेड़ है जो दुनिया में 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो आप अपनी रूट्स को ऐसे कनेक्ट करेंगे, इस तरह समझाएं शायद, तो आप ज़्यादा कम्युनिकेट कर पाएंगे। ये सरकारों का काम नहीं है, ये समाज का काम है, ये संतों महंतों का काम है। ये जो कहते हैं कि शिक्षा और ज्ञान, हमको 70 साल में लगा दोनों बराबर है। ज्ञान और शिक्षा दो अलग अलग चीजें, अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। शिक्षा देता है हमारा यूजीसी, ज्ञान तो आपको वहीं मिलेगा, आश्रम में पंडित जी के पास मिलेगा। तो हमने हर चीज को रूट से काट दिया है और इस काट के एक फेक नैरेटिव को खड़ा किया है, और उस फेक नैरेटिव पे हम चल नहीं पा रहे। अब हमको दिक्कत हो रही है कि हम कहाँ से चले थे कहाँ आ गए। इसलिए इसको अगर लार्जली अगर आप कहें तो जो हैमिंगटन ने किताब लिखी है, जो यूएस साइंटिस्ट है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, आप उसको पढ़िए। ये सिविलाइजेशन की तो लड़ाई है कि एक सिविलाइजेशन ये कहती है कि मैं चींटी को नहीं मार सकता, मैं सांप को नहीं मार सकता, और एक सिविलाइन कहती है मैं तुम्हें मारूंगा, यही मेरा कहना, मेरी किताब कहती है। तो फिर हमारा आपका सामंजस्य कैसे हो सकता है। तो एक बात और जो अभी तक जो मुझे समझ में आया है वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे स्पीड आ सकती है, उससे इकोनॉमी में सुधार आ सकता है, लेकिन जो हमने भारत का परिप्रेक्ष्य समझा है, भारत को जिस कॉन्टेक्स्ट में हम विकसित मानते हैं, वो ये कि यहाँ का जो विचार है, यहाँ का जो चरित्र है, यहाँ का जो संस्कार है, वो डेवलप होना चाहिए।
यही आप कह रहे थे? मैं यही कहना चाह रहा हूँ। देखिए, जब सड़कें नहीं थी, जब हवाई जहाज नहीं थे, तब भी हम सोने की चिड़िया कहलाते थे। तो सोने की चिड़िया क्यों कहलाते थे? लोग समझते हैं कि हमारे पास सोना बहुत था। भाई, जब दुनिया में विश्वविद्यालय का कंसेप्ट नहीं था, तब हमने नालंदा बनाया था। और ऐसी सभ्यताओं ने, जिनको लगता था कि किताब जो है डराती है, उन्होंने नालंदा को जलाया। वो यहां आते, राज करते, नालंदा में और लोगों को विश्वविद्यालय। अब आप उसको कह सकते हैं कि कैसे कनेक्ट होते हैं। भारत इस वक्त उस सिचुएशन में खड़ा हुआ है कि जब आप G20 करते हैं, तो G20 के बारे में तो आज के बच्चे को बहुत कुछ पता है, लेकिन ये दो बातें, कभी कभी कुछ चीज़ें भाई साहब, जब आप बहुत परिस्थितियों से घिरे हुए होते हैं ना, तो आप सिंबॉलिकली करते हैं काम। क्योंकि यहाँ एक नरेटिव है कि जो हिंदी में बात करता है ना, थोड़ा सा डाउन मार्केट आदमी है यार, ही नोज वेरी गुड इंग्लिश, यार क्या अंग्रेजी बोलते थे नेहरू जी, वाह वाह वाह। एक्स नहीं बोलता तो वो थोड़ा, ये एक परसेप्शन क्रिएट किया गया उस क्लास ने जो ICS में थे पहले। उन्हीं बंगलों में अंग्रेज़ों के जाने के बाद IAS घुस गया है। वही 50 एकड़ में, 100 एकड़ में स्थल उनका मकान बना हुआ है, वो राजशाही वाला अंदाज है, वही कानून है। तो उस वजह से हमने बदलाव नहीं किया, चीज़ें हटी, रिप्लेस किया, लेकिन बेसिक पे नहीं गए। तो मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूँ कुल मिलाकर के, कि जिस विकास को बेचा जा रहा है, ये क्षणिक है। सभ्यताओं के इतिहास में सड़क की एक दिन की उम्र है। प्रोसेस का पार्ट है, ये तो जैसे आप रहने के लिए झोंपड़ी में रहेंगे और बड़ी बिल्डिंग में रहेंगे, लेकिन झोंपड़ी में रहने से आप गरीब नहीं हो रहे और बड़ी बिल्डिंग में रहने से अमीर नहीं हो रहे। तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें टूटी, नालंदा टूट गई, आपकी तक्षशिला की जो सभ्यता है वो आज आपके पास नहीं है, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो आपके पास नहीं है। तो ये सभ्यताएं क्यों रखी जाती हैं? ताकि आप सीखें कि ये गलतियां हुई, हम कैसे रहे। तो अब आप दीवार बना के, बिल्डिंग बना के, हवाई जहाज, ये ठीक है, ये जरूरत है, हो सकती है। आपके घर में चूल्हे से आप गैस चूल्हे पे आ गए, तो आपने प्रोग्रेस, आपको लग रहा है प्रोग्रेस किया आपने। अगर उनको रही सही मामलों में देखें तो जो खाना खा रहे हैं वो चूल्हे वाले खाने में, इसमें फर्क है। आजकल तो बल्कि चूल्हा वाला वापस एस्टेब्लिश हो रहा है और ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहे हैं, जो महंगा भी है। यस, मैंने कहा कि देखिए, इस दौर में सरकार एक काम करेगी, क्योंकि सरकारों के सामने पूरी दुनिया को जवाब देना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार खुल के नहीं कहेगी। तो हमको कौन रोक रहा है? यस, हमको तो कोई नहीं रोकना, आपको तो नहीं रोकना, हमको तो नहीं चाइना को और अमेरिका को जवाब देना है। हम उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो हमारी भूमिका जो 10 साल से है वो एक्सेलरेट करने की है, बस हम इससे ज़्यादा नहीं करना चाहते। इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि सबसे पहला इसका बेसिक फैक्ट ये कि सच बोलिए, और सच कितना भी कड़वा हो, उसे सुनने की क्षमता अगर नहीं है तो बदलाव नहीं कर सकते। पुष्पेंद्र ने बोला तो कुछ और मतलब है, और आपने बोला तो कुछ और मतलब है, और किसी बड़े नेताजी ने बोल दिया तो कुछ और मतलब है। सच सच ही रहता है, और सच की प्रवृत्ति होती है। भाई साहब, सच को कितना भी गहरा दफन कर दीजिए, तत्कालिक तौर पे आपके ऊपर कोई 10 एजेंडे लगा सकता है कि इस आदमी का ये मतलब है, ये उसके पेरोल पर, तमाम बातें, लेकिन आप नहीं भी होंगे तब सच निकल के बाहर खड़ा होता है, उतनी ताकत से खड़ा होता है। और उस समय कुछ लोग पागलपने में वो काम करते हैं, और उसका जीता जागता उदाहरण बताता हूँ। भारतीय राजनीति में 3 लोग, उनको साइडलाइन कर दिया, 3 लोगों को, और अपने समय के बड़े लोग थे। आज पाकिस्तान की समस्या और मुसलमानों की समस्या और इस्लाम की समस्या की बात हो रही है। जनवरी 48 में जो भाषण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कलकत्ता के मैदान पे दिया है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसे दिया था भाषण। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को राजनीति विद इन कांग्रेस के अंदर भी आपने 92, 93 में, 94 में जाकर के उनको भारत रत्न दिया, आउट ऑफ कंपल्शंस। दूसरा आदमी कौन था? वीर सावरकर। तीसरा आदमी कौन था? सुभाष चंद्र बोस। अब सावरकर ऑलमोस्ट एक्सट्रीम वेस्ट ऑफ द कंट्री एंड सुभाष एक्सट्रीम ईस्ट, दोनों एक जगह मिले, और मिलने पे दोनों क्या बात करते हैं? वह सावरकर के शब्द हैं, क्योंकि सावरकर स्मारक आज बहुत बड़ा बॉम्बे बना हुआ है, मैं उसका सदस्य हूँ, वहाँ जाता हूँ, वहाँ सब कुछ किताबें रखी हैं, लेकिन इत्तेफाक से है कि सावरकर की किताबें सब मराठी में हैं, इसलिए यहाँ नहीं आ पाई।
सावरकर सुभाष से कहते हैं कि आईएनए में ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं को फोर्स में लो, इसलिए कि जब भारत आज़ाद भी होगा तो हमारे पास फोर्स कहाँ से आएगी। क्योंकि 1954, 1958 और 1959 तक भारत की आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का चीफ अंग्रेज था। और जब जो 48 की घटना है जिसके कारण कश्मीर अटका हुआ था, उधर का भी चीफ ऑफ आर्मी अंग्रेज, इधर का भी आर्मी है, और सेनाएं लड़ने वाली हमारी भारतीय थी। तो आपके हाथ में क्या था? उन्होंने अपने आप से चलाया, अपने आप से सीज फायर कर दिया। वो मैं कहता हूं कि आप देखो कि इतने लंबे कालखंड के बाद सरदार पटेल की विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति लगी है। आप कह सकते हैं मूर्ति से क्या होगा? आप किसी को सम्मान तो दें, पहले यहां तो खड़ा तो करें यार। उसके बाद आप ये सोचें कि अभी सरदार पटेल की मूर्ति देख के लोग सरदार पटेल बनेंगे। सरदार पटेल के बारे में पूछेंगे यार इसकी मूर्ति क्यों लगी है, किस कारण से लगी। देन इट्स टॉक ऑफ द टाउन। एक दो मुहिम में हम शामिल रहे जिसका हमें बड़ा ये संतुष्टि है भाई साहब कि हम बहुत साधारण से लोग हैं, लेकिन इस चिल्लाने से सत्ता के कान तक आवाज़ गई और सत्ता ने हमसे कभी मिलने की कोशिश नहीं की, ना हम कभी उनसे मिले। लेकिन हम जो चाहते थे वो सत्ता ने कर दिया। तो हम ये समझते हैं हम अपने में खुश हैं। कोई हमसे ये कहे या न कहे कि भाई तुमने किया था, हम इसमें भी सुने, लेकिन हम अपने दौर में इस बात से खुश होंगे यार कि ये बात तो हम कहते रहे थे और कहते कहते ये बातें हो गई। आप बताइए कि जिस सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को भारत की आज़ादी की घोषणा की और दुनिया के 9 राष्ट्रों ने, जर्मन, सिंगापुर, ऐसे देशों ने मान्यता दी भारत की सरकार, अंतरिम सरकार बनाई, प्रधानमंत्री घोषित हुए, रेडियो चलाया, करेंसी चलाई और स्टाम्प तक चलाया। उस आदमी से, वो आदमी आज इतिहास में नहीं है। और कमाल यह है, इतना झूठ बोला गया कि 1945 में उनका दुर्घटना में बता दिया गया कि वो तो मर गए, और 1958 तक 3 मूर्ति जो जगह है वहां चले जाइए, आर्काइव में डॉक्यूमेंट रखा हुआ है। 1958 तक सुभाष के घर की जासूसी हुई है। बताइए, आजाद भारत में कोई पूछेगा आपसे तो बताइएगा कि हम ये थे, तब लोगों को लगेगा ये सड़क नहीं बन रही है, कुछ कुछ बन रहा है, लेकिन सब कुछ नहीं बन सकता। सुभाष चंद्र बोस की 58 तक जासूसी हुई और 1968 भारत की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबीपी है, आपको शर्म आएगी अपने ऊपर कि हम क्या क्या बातें करते हैं। भारत की आईबी जो इंटरनल सिक्योरिटी की रिपोर्ट बनाती थी वो ऑफिशियली 1968 तक ब्रिटेन की MI5 जो उनकी खुफिया एजेंसी है उसको ऑफिशियली जाती थी। बताइए, इट्स ऑन रिकॉर्ड। और हम कहते हमारा आजाद हो गया। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ है, इससे बड़ा फ्रॉड हो ही नहीं सकता। ये कैसे? ये बताता हूं आपको। कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा कि 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए हैं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। और डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं उस भी चिंता से बाहर आता हूं। 45, 46, 47, 48 में हमको जो डॉक्यूमेंट मिले हैं उसमें क्लेमेंट एटली वॉज द प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम। उनकी कैबिनेट मीटिंग का नोट मिल गया है, क्योंकि अब तो सब कुछ वहाँ भी ओपन है, यहाँ भी ओपन है। यहाँ नहीं था क्योंकि आपके पास एक्सेस नहीं थी, क्योंकि 3 मूर्ति में तो चचा रहते थे और तो कोई रह नहीं सकता था, तो आपका अप्रोच नहीं थी। 1948, 28 अप्रैल 1948 में जवाहरलाल नेहरू चिट्ठी लिखते हैं ग्रेट ब्रिटेन को, एटली साहब को, और उस चिट्ठी में वो ये लिखते हैं कि माउंटबेटन ही वॉज द लास्ट वाइसरॉय फॉर ब्रिटिश इंडिया एंड 15 अगस्त 1947 को ही बिकेम फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो मेरा थोड़ा सा सवाल है कि अगर ज़रा सा भी ज़मीर जिंदा था, ज़रा सी भी तुम्हारे अंदर मान सम्मान था, जिस साम्राज्य ने तुम्हें गुलाम बनाया उस साम्राज्य का आखिरी आदमी तुम्हारे आज़ाद भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, तुम्हें कोई मिला नहीं। इस मामले में मैं पाकिस्तान की तारीफ करता हूँ। इस माउंटबेटन को कहा गया कि पाकिस्तान के भी गवर्नर, पाकिस्तानियों ने कहा नो, विल नॉट एक्सेप्ट दिस मैन, वी आर इंडिपेंडेंट कंट्री। उन्होंने अपना गवर्नर जनरल जिन्ना को बनाया। अब देखिए कैरेक्टर की बात होती है, उन्होंने बनाया। भारत में माउंटबेटन वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया
इंडिपेंडेंट इंडिया, वो आदमी का बर्मा ट्रांसफ़र हो गया। तो जवाहरलाल नेहरू ने चिट्ठी लिखी है एटली साहब को, और एटली साहब से कहा गया जा रहा है कि वो चले गए हैं, लिहाजा मैं बंगाल के गवर्नर चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त करने की आपसे अनुमति चाहता हूं, आपसे अनुमोदन चाहता हूं। मुझे बताइए ये कौन सी आज़ादी है कि 28 अप्रैल में हमारा प्रधानमंत्री अपने देश का गवर्नर जनरल बनाने के लिए चिट्ठी लिख के परमिशन ले रहा है, और ये चिट्ठी की कॉपी है, ये चिट्ठी की कॉपी है, और इसमें कोई चीज़ नंबर नहीं है। और इसमें नीचे क्या लिखा हुआ है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ डोमिनियन स्टेट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर नॉट इंडिया, डोमिनियन स्टेट ऑफ इंडिया। बताइए, ये चिट्ठी है, इस पर 28 अप्रैल की डेट पड़ी हुई है ऊपर, और इस चिट्ठी का ये निष्कर्ष मैंने आपको बता दिया। आप कहते हैं हम आज़ाद हैं? तो ये दुर्भाग्य है कि उस समय के लोग इतने दबाव में आ गए, समाज के लोगों को लगता था हमारे नेताजी अच्छा ही करेंगे, तो सवाल नहीं पूछा किसी ने। और दूसरा एक बात आपको कह दूं तो हमको पता चलेगा कि हम कहाँ तक हमारे साथ अत्याचार हुआ है। ये चलिए, जब नहीं तो हम जिंदा थे, हम आज भी जिंदा हैं। एडविना माउंटबेटन, उनका तो बड़ा चर्चित नाम है। 2 घटनाएं बताऊंगा तो आपको लगेगा, कई भ्रम टूटेंगे लोगों के। एडविना माउंटबेटन की 1961 में इंडोनेशिया के एक टापू पे वो छुट्टी मना रही थी, वहाँ उनकी डेथ हो गई 61 में। भारत की आज़ादी यानी 61-62 तक तो बहुत कुछ हो चुका था। 61 में डेथ हुई, भारत की संसद में उनको श्रद्धांजलि दी गई। ये एक सच है, इसे आप यहीं रख लीजिए। ये मुझे एक डॉक्यूमेंट से पता चला। और दूसरा डॉक्यूमेंट, जो आदमी जीवित है, और जगदीश भाई तो हमारे सीनियरों में से हैं और कमाल के फोटोग्राफर हैं। नटवर सिंह का नाम सुना है आपने? खूब जीवित हैं। नटवर सिंह ने किताब लिखी है, उस किताब का नाम है वन लाइफ इज नॉट एनफ। उसके पेज नंबर 40 पे ये घटना लिखी हुई है। और नटवर सिंह नेहरू जी के साथ काम कर चुके थे, इंदिरा जी के साथ काम कर चुके थे, विदेश मंत्री रहे, फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे, और आज भी जीवित हैं। नटवर सिंह ने उस किताब में लिखा है कि जब उनकी डेथ हो गई तो नेहरू जी ने संसद में उनको श्रद्धांजलि दी। ये एक घटना है। 79 की मुझे एक घटना याद आती है। 79 में याद होगा, बिहार और यूपी के बॉर्डर पर एक गांव है। उस गांव से एक आदमी निकला और उसने पूरे देश के अंदर इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ मूवमेंट चलाया, जिसे हम जयप्रकाश नारायण जानते हैं, जिसे जेपी मूवमेंट कहते हैं। वो सिताब दियारा एक जगह है। उस आदमी की डेथ, हम छोटे थे, 9th क्लास में थे, तो वो उनका ब्लड प्रेशर हाई लो तो उतना समझ नहीं तो आता था रक्तचाप, और रेडियो था उस ज़माने। तो हम सोचते पता नहीं क्या रक्तचाप गिर गया है, बढ़ गया है। कई बार उनका लगातार ये बुलेटिन आता था। उनकी डेथ हो गई। 79 में जयप्रकाश नारायण के परिश्रम से पैदा हुई सरकार जनता पार्टी बनी, और राष्ट्रवादी जो कह रहे हैं उनके भी 70 MP थे उसमें, राइट। जब ये हुआ कि जयप्रकाश नारायण को भारत की संसद में श्रद्धांजलि देनी चाहिए, तो कांग्रेसियों ने सवाल उठाया कि वो तो सदस्य नहीं थे। मेरा जो सवाल है कि अटल जी, अडवाणी जी तो 52 से सदस्य थे। उन्होंने तो देखा था ना अपनी आंखों से, बाद वालों को तो नहीं। उन्होंने सवाल क्यों नहीं कहा कि भाई अगर भारत का सपूत जो है, अगर हम इसको श्रद्धांजलि नहीं दे सकते तो एडवीना को 61 में नेहरू जी ने क्यों दी? ये सवाल नहीं पूछा। इसीलिए कह रहा हूं कि सेलेक्टिव है मामला। लेकिन दूसरी कहानी यह है इसमें कि 79 में द लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड माउंटबेटन साहब, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी एक मूवमेंट चला रही थी वहाँ। वो अलग देश की मांग कर रही थी, और आयरलैंड के अंदर एक छोटी सी नदी थी, वहाँ टूना नाम की मछली होती है, वो खास लोग ही खाते हैं, उसका शिकार कर रहे थे एक बोट पर बैठ करके। और आयरिश रिपब्लिकन आर्मी वालों ने उनकी बोट में बम लगा दिया था। वो बम फटा, माउंटबेटन के चिथड़े उड़ गए। भारत की नेवी के 2 फ्लीट वहाँ गए उनको सैल्यूट देने के लिए। हम ये हैं, हमारी बैकग्राउंड ये है। और आखिरी बात,
गांधी जी से संबंधित है। हम सब जानते हैं कि गांधी जी को 30 जनवरी को, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जगदीश भाई उस शहर से हैं, बलिया से है। मैं बलिया गया था जगदीश भाई, मुझे बहुत दुख है और मैं तो छोड़ता नहीं हूँ। मेरे पास अगर डॉक्यूमेंट मुझे मिल जाए तो फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 20 जनवरी को गांधी जी बिरला मंदिर में थे और आप आज चले जाएं बिरला मंदिर वैसे ही है। गांधी जी से 50 मीटर की दूरी पे बाउंड्री थी। एक मदनलाल पाहवा नाम का आदमी जो वहाँ से लुट पिट के आया था, उसने एक सुतली का बम फेंका। गांधी जी से 50 मीटर दूर एक बाउंड्री थी, उस पर गिरा, एक ईंट टूट गई, देश में हंगामा फैल गया। आई एम टॉकिंग अबाउट 1947 की बात बता रहा हूँ मैं, 20 जनवरी 1948 की बात बता रहा हूँ मैं। उसने बम फेंका और गांधी उस वक्त कितना बड़ा आदमी बन चुका था। कैन यू बिलीव दैट? प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने की, और पुलिस कमिश्नर वो आदमी था जो रिटायर हो गया था लेकिन उस समय की सरकार के साथ था, तो उसको इंस्टेट करके दोबारा से पुलिस कमिश्नर बना दिया था। उसने खड़े होकर के नाम पढ़े हैं, प्रेस रिलीज जारी की है कि गांधी की हत्या करने के लिए दिल्ली में ये लोग मौजूद हैं। लेकिन कमाल यह है कि भाई साहब, आज तो हर टच पूंजिया नेता ब्लैक कैट में घूम रहे हैं। गांधी इतना बड़ा था कि गांधी को एक पुलिस वाला नहीं दिया गया। नॉट ए सिंगल पुलिसमैन हैज बीन डिप्लॉयड देयर। हुआ क्या? उसने फेंका बम, बात फैल गई। पटेल, नेहरू, इन सब से पहले एक महिला गांधी जी से मिलने गई। और ये बात मैं किसे कोट करके कहता हूँ, और वो बड़ी फेमस किताब है, सब लोग हम उसको पढ़ते रहते हैं अक्सर, बहुत बार हम लोगों ने पढ़ी भी होगी। उस किताब का नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट। लैरी और डोमिनिक ने लिखी है 1975 में। उसके पेज नंबर 631 का चौथा पैरा है। क्या खूबसूरत पैरा है। उसको पढ़ने से पता चलता है कि आप ऐसे सवाल उठा देंगे तो लोग आपको पता नहीं क्या क्या कह देंगे। 631 पेज नंबर, फ्रीडम एट मिडनाइट, रिटन बाय लैरी एंड डोमिनिक। उस पे 4th पैरे में लिखा है कि उस घटना के बाद सबसे पहले एक महिला गांधी से मिलने गई, और वो महिला ने क्या वार्तालाप किया वो डोमिनिक ने एज इट इज लिखा है विद इन कोट्स अनकोट। और वो उनसे जाके कहती है कि गांधी जी, आपको डर नहीं लगा? आपको ऊपर जान काम हुआ? और गांधी बड़े दार्शनिक अंदाज में कहते हैं कि नहीं, मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता है। हाँ, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरी जब मृत्यु हो तो मेरे चेहरे पे मुस्कान हो और मेरे मुंह से हे राम निकले। ये 20 जनवरी की घटना है, और 30 जनवरी को गांधी की डेथ हो गई और उनके मुंह से हे राम भी निकला और वो मुस्कुरा भी रहे थे। कौन थी वो महिला? वो भारतीय राजनीति की एक इंपॉर्टेंट महिला है, विदेशी था, जिसका नाम है एडविना माउंटबेटन। उसके बाद पटेल, नेहरू सब बाद में गए हैं। आपको ऐसा लगता है? गांधी बिकम ए लाइबिलिटी फॉर द कांग्रेस। तो अब आप नाथूराम गॉडसे को आगे करके आप सारा ज्ञान बांटें तो बात बनेगी नहीं। और वहाँ से लेके आज तक हम यहाँ पहुँचे कि कश्मीरी हिंदू पंडितों का पलायन इस्लामिक जिहादी मुसलमानों के कारण 7वीं बार हुआ। तो हम सुप्रीम कोर्ट गए और कहा कि माय डियर सर, जिन लोगों ने मारा है, जिनके खिलाफ FIR हैं, वो खुले घूम रहे हैं। कैन यू बिलीव दैट व्हाट सुप्रीम कोर्ट डिड? जस्टिस कहर थे, वो हंसे, और ये जो हैं आजकल इनके पिताजी, ये मुस्कुराए और ये कहते हुए पिटीशन फेंक दी, नो नो नो, यू आर कमिंग अप फॉर द पब्लिसिटी। लेकिन हम तो हीरो है ना कुछ है। नो 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 नो, दिस इज टू लेट। हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। एक ये घटना को फ्रीज करिए, और एग्जैक्टली हमारी पिटीशन के 7 दिन के बाद एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में गई, जगदीश भाई। उसमें कहा गया कि गांधी जी को 3 गोली लगी थी या 4 गोली लगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने वो पिटीशन एक्सेप्ट कर ली। ओहो। ये एक आपको एक मॉडर्न भारत, आजाद भारत, ये आपको लग रहा है कि आपको भी सुन के कभी कभी लगेगा कि पता नहीं मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन एवरीथिंग इज ऑन द रिकॉर्ड माय डियर सर। सो वी आर लिविंग इन ए सिचुएशन जहां हम सब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं फिर इसको पॉजिटिव नोट पे खत्म करना चाहता हूं। 1000 साल की गुलामी एक तो होती है कि फिजिकल गुलामी,
1000 साल तक हमने अपने इतिहास को, अपने साहित्य को, अपने संस्कारों को इतना कुचला है कि उसको फॉलो करते में हमें लगता है हम सोसाइटी से अलग हो जाएंगे। ये अच्छा, उसके पीछे जो पूरी साइंस थी वो समाप्त हो गई है और अब उसके ऊपर इतना रंग डाल दिया गया। ऐसे में कुछ भी जरा सा होता है तो लगता है लोगों को अरे पता नहीं क्या है। तो सुभाष की मूर्ति लग गई, हमसे जब लगी तो सवाल पूछा, हम लोग सब वहीं मौजूद थे। हमने कहा सुभाष की मूर्ति लगने से हम खुश नहीं हैं, हम इस बात से खुश हैं कि हम नहीं भी रहेंगे। जिस सुभाष को भारतीय सत्ता ने जमीन में दफना दिया था वो 28 फीट ग्रेनाइट की उसकी मूर्ति है। यहां आने वाली नस्लें पूछेंगी सुभाष कौन था, तो फिर इतिहास पढ़ेंगी। सावरकर को तुमने गाली दी, सावरकर को सबको। इंदिरा गांधी ने सावरकर स्मारक के बारे में राशि दी, जगजीवन राम को भेजा और उनकी चिट्ठी लिखी है कि सावरकर वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंदिरा गांधी लिख रही थी, उनका क्या कंपल्शन था? लेकिन तो ये बीच में कहाँ मजबूरी हो गई? वहां तक सब ठीक था, उसके बाद ऐसा क्या घट गया जो अपने हीरोज को हम लोग भूल गए? या जैसे आपने कहा ना, क्या कहते कि जो किताबें आई, तो किताबें आपको पढ़ाना कंपलसरी है, आपकी मजबूरी, आपका बच्चा जिस स्कूल में जाएगा वो यही पढ़ेगा। लेकिन हमारी सोसाइटी ने धीरे धीरे उसको एक, जैसे आज मालूम है कि नेता क्या भाषण देते हैं, हम आएंगे तो तुम्हें 1 महीने की बिजली फ्री देंगे। हमारी बोली 1 महीने की बिजली नहीं, करप्शन नहीं सर, वो तो ठीक है वो करें। हमारी कीमत उस नेता ने 1 महीने की बिजली और हमको 2 महीने का राशन लगाया सर। बिल्कुल, जिसका जमीर भी मर गया होगा वो भी नहीं बिकेगा सर। तो हम यहां तक आए हैं। मुझे लगता है कि आपने मुझे आज सुबह फोटोग्राफी के बारे में, इतना बड़ा काम आप कर रहे हैं और इसको एक इंस्टीट्यूट की तरह चला रहे हैं, और जो सबसे बड़ी बात बताई कि मैं तो ये समझता था कि फ़ोटोग्राफी इस दौर में, जब सेल्फी का दौर आ गया हो, ऐसे में फ़ोटोग्राफी शायद ना हो, क्योंकि हम तो जगदीश भाई को देखते हैं, रेयरेस्ट फोटोग्राफ, उनकी एक फ़ोटोग्राफ के बारे में तो इतनी चर्चा मीडिया में हुई है, वो फूलन देवी की जो उन्होंने ली, और प्रवीण जैन, ये सब लोगों को हम मानते थे कि ये बड़ी ज़बरदस्त फ़ोटोग्राफी करते हैं। और जगदीश भाई तो आज भी अगर कहें तो उस दौर के लोगों में ये बचे हैं। तो मेरा मानना यह है कि आपने एक इंस्टीट्यूशन खोला और यहाँ पर आप फोटोग्राफी, जिसको इलीट माना जाता था, कुछ बड़े लोग ही करते थे और उनकी कॉपी बुक स्टाइल छपती थी, आपका पैशन है, ये मैंने पहला इंस्टीट्यूशन देखा है। और उसमें आपने जो दूसरी बात बताई कि यहाँ से फ़ोटोग्राफी का आप इस तरीके का उसको ट्रेनिंग देते हैं कि उसके जितने भी आपके प्रोडक्ट अब तक निकले हैं कोई, वो सब के सब 100% उनको जॉब मिला है और अच्छा जॉब मिला है। तो ये एक तरीके से इस सेल्फी के दौर में एक मरने वाली स्थिति में चली गई थी, उसको आप जैसे लोग ज़िंदा कर रहे हैं और जगदीश भाई जैसे लोग आपके साथ हैं। ये काम बहुत बड़ा काम है। और आपने जो अपना लेट्स टॉक भारत जो आपने करा है, ये लोगों को समझ में आए कि संविधान में भी भारत लिखा हुआ है, लेकिन संविधान बनाने वालों को और संविधान के अमेंडमेंट करने वालों ने भारत को पीछे छोड़ दिया। और अब जाकर के कुछ चीज़ों में हल्का हल्का बदलाव हो रहा है। आज तक भी हम आईपीसी कहते थे, इंडियन पेनल कोड, अब शायद उसमें थोड़ा बदलाव हुआ है। तो हम जब सरकारों की तरफ से देखते हैं तो हम ये भी समझना चाहिए कि सरकारों के सामने अंतर्राष्ट्रीय दबाव होते हैं, क्योंकि आप जब अपनी सिविलाइजेशन के तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जहाँ आप ऐसी जगह निर्भर हैं जो आप नहीं कर सकते, उस बीच में से कुछ काम करें। तो सत्ताओं को जिस दिन मैं तो ये कहता हूँ कि जिस दिन सनातनी हिंदू समाज अपनी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करेगा, सत्ताएं आपकी चौखट पे नाक रगड़ेंगी। आप सत्ताओं के पास नहीं जाएंगे। मैं उस दिन का दिन देखने के लिए जिंदा रहना चाहता हूं कि जब सत्ताएं आपसे पूछें कि हमें करना क्या है। अभी हो ये रहा है कि उन्होंने कर दिया, माई बाप आपने सड़क बना दी 200 साल के बाद, हम तो इससे बाहर निकलना पड़ेगा। सड़क बनती बिगड़ती रहेगी, राष्ट्र हमेशा एक रहता है। भारत कई बार टूटा है, देश टूटते हैं, राष्ट्र नहीं टूटा है। इसलिए राष्ट्र की परिभाषा में हिंदू मुस्लिम नहीं है। जो इस धरती के नियम कानून को मानेगा वही भारतीय है। अगर किसी को लगता है कि हम धरती पे तो इस पे रहेंगे, लेकिन 1400 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद का कत्ल करने वाला यहाँ वही कत्ल करेगा, तो फिर ये काबिल कबूल नहीं है। ये नहीं होगा। आप करें,
पूजा पद्धति में नोबडी इज इंटरेस्टेड। लेकिन आप कुरान दिखा दिखा करके सर तन से जुदा लाखों की भीड़ निकलेगी और आप उस भीड़ से डर जाएंगे और सत्ताएं डर जाएंगी, तो सत्ताएं ना उनको जेल में डालेंगी, सत्ताएं गिरफ्तार करने से पहले सोचेंगी, तो फिर इससे देश नहीं चलेगा। सत्ता को वही करना चाहिए जो नियम है, वो नियम शक्ल देख के, टोपी देख के, अंगोछा देख के, गमछा देख के नहीं होने वाला। और इस दौर में युवाओं में एक नई स्फूर्ति आ रही है, एक नया उनमें से ना, क्योंकि पूरी दुनिया को देख रहे हैं कि कैसे कैसे सिविलाइजेशन काम कर रही है, विदेश में क्या हो रहा है। भाई आरएसएस और बीजेपी के बारे में आप यहाँ कहते हैं, फ्रांस में क्या हुआ था? यस, आपने 400 साल पुरानी लाइब्रेरी जला दी। अरे भाई आपका झगड़ा था, आप कुछ लोगों को कुछ प्रोटेस्ट करते, लेकिन आप जिस देश में रह रहे थे आपने उसे तबाह करके आप उसे इराक बनाना चाहते थे। ये मानसिकता है, इससे लड़ना होगा। आपने मुझे इतना मौका दिया और मेरे साथ है कि मेरे इस 10-12 साल के सफ़र में ये पहली बार कोई मुझसे इस तरह से बात कर रहा है। मैं तो मंचों से बोलता रहता हूँ, तो वो तो जगदीश भाई ने सुनते हैं। अरे बस सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैं बताना चाहता हूँ कि जो पुष्पेंद्र जी के बात से हमें सीखना समझना है और जो हमें उतारना है अपने अंदर, अपने व्यवहार में लाना है, अपने विचार में लाना है, वो ये कि हमें अपने चरित्र पर, हमें अपने संस्कारों पर, हमें अपने ऊपर इतना विश्वास रखना है, हमें ही खुद उठना है, हमें वो करना है जिससे हम दूसरे को देखकर सिर्फ ताली ना बजाएं, उसको अपने घर तक लाने की क्षमता बनाएं। आज पुष्पेंद्र जी हमारे यहाँ आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। लेट्स टॉक भारत के इस प्रकरण में पुष्पेंद्र जी के साथ जो डिस्कशन हुआ, हमें उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही और बहुत सारे पॉडकास्ट को देखने के लिए लेट्स टॉक भारत से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, आने वाले वीडियोस की जानकारी अब तक मिलेगी। आज के लिए इतना ही, फिर बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, इट्स प्लेजर, नाइस टॉकिंग टू यू सर। बहुत अच्छा लगा।